वात्सायन अध्यक्ष एक युग में है, अपने अपने अजनबी उनका एक उपन्यास है। वहाँ पर देखोगे व्यक्तिवादी टर्म में सेल्फ एलिमिनेशन, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, उधर मैं ले जाऊँगा तो आपको थोड़ा-सा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उधर हम नहीं जाते, यहीं रहते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया कि उसमें होता यह है कि अगर वो श्रम का फल कोई और ले जाता है, मार्क्सवादी टर्म में बता रहा हूँ, व्यक्तिवादी टर्म में दूसरा परिदृश्य होता है। लेकिन मार्क्सवादी टर्म में मोटे तौर पर होता है, इसको भौतिकवादी संदर्भ में व्याख्या करोगे, मेहनत आप करते हो, उसका फल आपको नहीं मिलता है, उसका सुख कोई और ले जाता है, तो एक सेल्फ एलिमिनेशन की स्थिति होती है। वैसा ही सेल्फ एलिमिनेशन की स्थिति अगर आपने उसमें रचना पढ़ी होगी, अगर आपने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पढ़ी होगी, तो पूस की रात में आप देखते हो हल्कू नामक कैरेक्टर है, वो सेल्फ एलिमिनेशन का शिकार है, उसका पूरा का पूरी फसल भैंस वो जो बुल है, शान है, वो चढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना उलाव के पास उछल कूद कर रहा है, तो उसको लग रहा है चलो अब दोबारा कम से कम फसल को उगोड़ने तो नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो फसल तालाब उसे नहीं मिलना है, जो महाजन नहीं जाने वाला। तो उसी प्रकार से आप कफन कहानी पढ़ोगे, तो कफन कहानी जो प्रेमचंद की है, वो दिल दहला देने वाली कहानी है कि कफन के लिए गए हुए दोनों ससुर और पति, उस बुधिया नामक उस औरत का जो मरी पड़ी है, उसके कफन के पैसे वसूल कर कफन नहीं खरीद के बाजार में जाकर भर पेट वो खाना और मदिरा पान करके सो जाते हैं। वह देखकर भीष्म साहनी ने लिखा है कि प्रेमचंद को इतनी नकारात्मक कहानी लिखने की जरूरत क्या थी। वो बेसिकली सेल्फ एलिमिनेशन का शिकार है। आत्मालोक का जैसे मैक्सिम गोटी की रचना मदर है, रशियन लिटरेचर का एक पीस है, वहाँ पर सेल्फ एलिमिनेशन है। इवान टूनियो की रचना फादर ऑफ सन्स है। तो ऐसे जो मार्क्सवादी लेखक लिखते रहे हैं, तो हमेशा वो सेल्फ एलिमिनेशन को अपने मार्क्सवादी टर्म में और मजदूरों के संदर्भ टर्म में दिखाने का प्रयास करते रहे। तो उनका मानना है कि सेल्फ एलिमिनेशन की कहानी मजदूर भटके रहते हैं। कई बार देखोगे कि कोई श्रमिक है, वो वर्कर है, वो रात में जो भी कमाता है, दिन में रात में पूरा नशा करके घर पर आ जाता है, अपनी बीवी बच्चों को पीटता है और घर पर दाने-दाने के लिए बच्चे तरस रहे हैं। उसमें कोई भी भद्र पुरुष अपने घर से पीछे से झाँकते हैं, अपने देखते हैं पीछे भाई गली में इस तरह की चीज़ हो रही है कोई, तो वो अपने ज़्यादा-ज़्यादा खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और कहते हैं ये राक्षस है, इसका तो सुनना भी देखना भी पाप है। उससे समाज का दायित्व कम नहीं हो जाता। एक तरह से अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि वो सिर्फ एलिमिनेशन का शिकार है, वो सिर्फ एलिमिनेशन वही समाज ने पैदा किया है, आपने पैदा किया है। निरंतर वो अपने लाभ से वंचित होता रहा और निरंतर अपने श्रम के लाभ से वंचित होते-होते आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो उसका उपाय क्या है? तो मार्क्सवादी टर्म में उपाय यही है कि यहाँ पर तो आप ये जानेंगे कि श्रम का लाभ किसी और को श्रम का लाभ किसी और को श्रम का लाभ किसी और को, तो फिर देखते हैं यह सेल्फ एलिमिनेशन की स्थिति। सेल्फ एलिमिनेशन, आत्मालोक, इसको आत्मालोक कहते हैं। और इस आत्मालोक को समाप्त करने का उपाय क्या है? तो वर्गीय चेतना का विकास। ये कहते हैं अगर श्रमिकों में वर्गीय चेतना आ जाए, यानी अपने सेल्फ को वो बाकी अपने वर्ग के साथ, अपनी पीड़ा को अपने वर्ग की पीड़ा से जोड़ देगा, ये सेल्फ एलिमिनेशन का स्थिति समाप्त हो जाएगी और उसमें वर्गीय चेतना आ जाएगी। और यह वर्गीय चेतना क्रांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वर्गीय चेतना की बात करता है। मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात की, दो चिंतकों से प्रभावित है। एक तो उसने हीगल से द्वंदात्मकता ली है और फ्यूरबाच से उसने भौतिकतावाद लिया। तो फ्यूरबाच और हीगल दोनों मिलकर और तब मार्क्स का बनता है द्वंदात्मक भौतिकवाद। लेकिन द्वंदात्मक भौतिकवाद थोड़ा-सा आप जानते हैं फिलोसॉफिकल है, तो आपको फिलोसॉफिकल टर्म में इसको समझना पड़ेगा। मैं इसके बारे में आपको एक तरह से दर्शाता हूँ। इसको आप ऐसे समझें, यूरोपीय समाज। मार्क्स ने यूरोपीय समाज में परिवर्तन की परिकल्पना की है, तो यूरोपीय समाज में उसके परिवर्तन की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले उसने कहा है, उसने कही है प्रारंभिक समाजवाद, प्राइमरी कम्युनिज्म, प्रारंभिक समाजवाद, प्राइमरी कम्युनिज्म। दूसरा दासवस्त, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, इस पूंजीवाद के बाद फिर तब समाजवाद। इसका क्या कहना है? इसका ये कहना है प्रारंभिक समाजवाद वो अवस्था है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई नहीं, ऐसा प्राइवेट सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे नहीं आती? जैसे लोग प्रोडक्शन करते हैं और जो प्रोडक्शन है उसको मिलजुल कर कंज्यूम कर जाते हैं, उसको खाकर समाप्त कर देते हैं। तो जब वो प्रोडक्शन करते हैं और मिलजुल कर उसका प्रोडक्शन को जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो फिर वो जो स्थिति आती है, उस स्थिति में सरप्लस प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं होती। लोग अपनी अतिरिक्त बच ही नहीं जाता कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग निर्धन हो सके। तो समानता का है। एक कहावत आपने सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये मजबूरी में समाजवाद, लेकिन प्रोडक्शन सरप्लस है। लेकिन आगे स्थिति बदल जाती है जब कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के श्रम का शोषण करना आरंभ कर देते हैं, स्थिति बदल जाती है। और जब कुछ लोग कुछ अन्य लोगों का शोषण करना आरंभ कर देते हैं, तो मतलब कुछ को पकड़ के उसके श्रम का शोषण करना आरंभ कर दिया, तो उसको दास व्यवस्था कह दिया जाता है। अब समाज में विभाजन हो गया, एक तरफ दास के स्वामी है और दूसरी तरफ दास है, तो समाज विभाजित हो गया। फिर क्या होता है कि ये दास व्यवस्था भी टूट जाती है, और ये टूटती है और इसके टूटने के बाद एक नई व्यवस्था कायम हो जाती है, जो सामंतवाद।
सामंतवाद में क्या है? तो सामंतवाद में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी टकराहट है। और सॉरी, सामंतवाद में एक्चुअली दास व्यवस्था में क्या है कि दासों के श्रम पर दासों के स्वामी ने कब्जा कर रखा है। और जब आप सामंतवाद की स्थिति में आएंगे तो सामंतवाद में भूमि संपदा पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं और भूमि के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ विभाजन होता है भूमि के स्वामी और कृषक दास। यहाँ पर स्वामी और दास है, यहाँ पर भूमि के स्वामी और कृषक दास है। दास की से अलग कृषक दास की स्थिति होती है, उनको भूमि में बांध दिया जाता है और वो भूमि छोड़कर जा नहीं सकते। और तब फिर क्या होता है कि यह पद्धति भी टूट जाती है। और इस पद्धति के टूटने के बाद तब आता है पूंजीवाद, जिसको कार्ल मार्क्स मैच्योर फेज मानता है। और पूंजीवाद में उत्पादन के साधन फिर बदल गए। उत्पादन के नए साधन के रूप में वाणिज्य, व्यापार और उद्योग आ गए, जहाँ पर उत्पादन के नए साधन आ गए और यहाँ पर फिर शोषण का तरीका भी बदल गया। अब जो पूंजीपति है वो हो गया बुर्जुआ, और जो श्रमिक है, औद्योगिक श्रमिक है, वो औद्योगिक श्रमिक बन जाता है सरधारा। यहाँ पर आपको एक फैक्टर आता है बुर्जुआ वर्ग और सरधारा वर्ग। ये दो चीज आपको देखने को मिलता है पूंजीवाद। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो वर्गों के बीच हितों की टकराहट हो रही है। और जब दो वर्गों के बीच हितों की टकराहट हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप यह पद्धति भी टूटेगी और तब अंत में समाजवाद आएगा, जब कार्ल मार्क्स ने परिकल्पना की प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी, वैसी परिकल्पना होकर। अब देखिए, यहाँ पर मैं यह आपको बताना चाहता कि कार्ल मार्क्स ने जो प्रारंभिक समाजवाद से दास व्यवस्था से सामंतवाद से पूंजीवाद से समाजवाद होता है, इसमें चेंज हो रहा है। तो चेंज का फैक्टर क्या करता है? तो उसमें कार्ल मार्क्स चेंज के फैक्टर के रूप में देखता है वही द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट। वह अब फैक्टर ऑफ चेंज के रूप में वो क्या बात करता है? तो फैक्टर ऑफ चेंज के रूप में द्वंद्व बात करता है। तो मैं इसी में आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक जर्मन चिंतक हीगेल से बहुत प्रभावित हुआ। वो हीगेल से कैसे प्रभावित हुआ? तो हीगेल का एक फिलोसफी है, मैं आप लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको दर्शन के परिपेक्ष में देखना, नहीं तो फिर समझ में कि दर्शन होता है उसका कोई दर्शन और बाकी विषयों में क्या अंतर है। बाकी विषय में हर क्या के साथ आप क्यों पूछते, दर्शन में आप क्या पूछो क्यों मत पूछो। मतलब यह है कि ऐसा हीगेल ने क्यों कहा ये हम नहीं कर सकते। जैसे हीगेल की फिलोसफी थी, उसकी फिलोसफी को कहते हैं द्वंदात्मकता का दर्शन। द्वंदात्मकता में क्या है कि देखो, दुनिया में दो तरह के चिंतक होते हैं। एक तरह के चिंतक है जिन्हें कहते हैं प्रत्ययवादी। प्रत्ययवादी को इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिस्टिक चिंतक। तो प्रत्ययवादी वह है आइडियलिस्टिक चिंतक। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी नहीं है, प्रत्ययवादी है। दोज हु बिलीव इन प्राइमेसी ऑफ आइडिया, दैट इज कॉल्ड आइडियलिस्टिक। जो चिंतक विचारधारा की सत्यता में विश्वास करता है, जो मानता है विचारधारा ही सत्य है, वह कहलाता है प्रत्ययवादी। दूसरे प्रकार का चिंतक होता है जो भौतिक पदार्थ की सत्यता में विश्वास करता है कि नहीं, भौतिक पदार्थ सत्य है। मतलब सभ्यता के आरंभ से ही जब विवाद का मुद्दा होगा कि क्या सत्य है, दीवाल सत्य है या दीवालक सत्य है, क्या सत्य है, वह हमेशा यह मुद्दा उभर कर आएगा कि विचारधारा सत्य। तो कुछ चिंतक विचार मानेंगे जब विचारधारा आती है तो वह भौतिक पदार्थ को स्वयं आकार दे देगी। दूसरा मानते हैं भौतिक पदार्थ है वह विचारधारा को आकार देता है। इस प्रकार के द्वंद्व, इस प्रकार के मतभेद चलते रहेंगे। उसी में जो हीगेल है वह प्रत्ययवादी चिंतक है, जो विचारधारा की सत्यता को मानता है, जो मानता है कि आइडियाज आर द टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी। इनका प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अगर विचारधारा समाज को आगे बढ़ाता है और विचारधारा ही टॉर्च बियरर है, तो फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि विचारधारा में परिवर्तन कैसे होता है, विचारधारा आखिरकार आगे कैसे बढ़ती है। इसी में हीगेल ने इसी क्रम में द्वंदात्मकता की अवधारणा दी और कहा था पहले एक विचारधारा आती है, उसको उसने बीइंग का नाम दिया। एक विचारधारा आती है और एक दूसरी विचारधारा से टकरा जाती है। तो पहले एक विचारधारा आएगी, एक विपरीत विचारधारा आकर दूसरी विचारधारा से टकरा जाएगी और ये दोनों विचारधारा परस्पर टकरा जाएगी और फिर एक तीसरी विचारधारा का रूप ले लेगी। तो तीसरी विचारधारा को उसने नाम दिया बिकमिंग। आपने लिया बीइंग, दूसरा उसने कहा नॉट बीइंग। एक विचारधारा की पहली धारा आती है तो वो विचारधारा जो पहली धारा आती है उसको बीइंग बोलते हैं। एक दूसरी विचारधारा आती है जो उसके साथ टकरा जाती है, उसको नॉट बीइंग कहते हैं। और तीसरी विचारधारा का रूप लेते हैं। तो परिवर्तन हो गया ना, उसका मानना इस तरह परिवर्तन था। एक विचारधारा आएगी, अगर नहीं टकराएगी तो फिर रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। विचारधारा रुक जाएगी, समाज रुक जाएगा। तो विचारधारा बीइंग है, एक नॉट बीइंग आई, उससे टकराई और दोनों मिलकर बिकमिंग हुई, फिर रुकी नहीं। बिकमिंग होने के बाद रुक गई तो फिर तो परिवर्तन होगा ही नहीं। बिकमिंग फिर बीइंग हो गई, फिर दूसरा नॉट बीइंग से टकराई, फिर बिकमिंग हो गई, फिर बिकमिंग बीइंग हुई, फिर दूसरा नॉट बीइंग से टकराई। तो हीगेल मानता है इसी द्वंद्व के कारण परिवर्तन होता है। तो कार्ल मार्क्स स्वयं भी फिलोसोफर था और वो हीगेल के विचारों से बहुत प्रभावित था। लेकिन बेसिकली उस पर फ्योरबाख का भी प्रभाव है और फायरबाख का प्रभाव होने के कारण भौतिकतावादी भी है। उसने बेसिकली उसका झुकाव भौतिकतावाद की तरफ है। तो उसने कहा कि मैंने हीगेल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, उसे सीधा करके हमने पैर के बल खड़ा कर दिया। तो अब कार्ल मार्क्स क्या करता है कि जो चीज हीगेल ने विचारधारा के आधार पर जो थियरी दी, कार्ल मार्क्स ने उसको भौतिक पदार्थ के आधार पर लागू कर दिया। मतलब उसका कहना है कि उत्पादन के साधन पर उस चीज को देख रहा है। वो वर्ग संघर्ष की व्याख्या भी उसी के माध्यम से करने का प्रयास करता है कि वर्ग संघर्ष कैसे होता है। तो उस संदर्भ में भी वह इस विचारधारा को लागू करने का प्रयास करता है। वो मानता है दास व्यवस्था, अगर उसे नाम दिया थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस।
गया थेसिस, एंटीथेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस एवं सिंथेसिस। नॉट बीइंग दी कमी था, इसको उसने थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का नाम दिया। उसने कहा पहले एक आता है फिर दूसरा आता है। इसने कहा कि अगर दास अवस्था थेसिस है तो सामंतवाद एंटीथेसिस और पूंजीवाद, जैसे वो मानता है कि जैसे सामंतवाद थेसिस है तो पूंजीवाद एंटीथेसिस और समाजवाद सिंथेसिस। इस प्रकार से उसकी थियरी, ये दर्शन है, दर्शन को दर्शन की तरह समझे केवल, बस उसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए, अब उसका एक दो थियरी और है जो मैंने पीछे बताया, ये सबसे अहम चीज ये थियरी। इतिहास की भौतिकतावादी है, इसलिए पूरी सामाजिक विज्ञान को परिवर्तित कर दिया। और सामाजिक विज्ञान को कैसे परिवर्तित किया इसे आप देखेंगे तो ये देखो, ये मानकर चलता है कि देखो आर्थिक भौतिक कारक पे बहुत तरजीह होता है। यहाँ पर मैंने 3 शब्द दिया या इसी पर मैंने 3 शब्द दिया, उत्पादन के साधन, आर्थिक संरचना, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, तीनों प्रकारांतर से एक है। मैंने इसने एक थियरी दी बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। उसने कहा कि आर्थिक ढांचा, जिसको आप उत्पादन का साधन भी कहें, वही मूल ढांचा है, वही बेसिक स्ट्रक्चर। और फिर ऊपर वो कहता है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना, जिसमें साहित्य, कला, विचारधारा सब कुछ आती है, ये ऊपरी ढांचा है अथवा सुपर स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये सुपर स्ट्रक्चर है, उसका कहना है। सुपर स्ट्रक्चर उसका कहना है कि देखिए, जो मूल ढांचा है उसको थोड़ा मेंटली अलर्ट होकर सुनेंगे आप। वो कहता है कि देखिए, वो अपने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है, उस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कहता है कि देखो, दो वर्गों के बीच उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है। There is the continuous conflict between the two classes in order to have the control over the means of production. ये वर्ग संघर्ष है तो कभी हर उसमें आप देखोगे वो होना ही है, वो वर्ग संघर्ष कोई ना कोई दो वर्गों के बीच संघर्ष होगा। तो कहता है जैसे एक समय था कि दास के स्वामी दासों के बीच हुआ, फिर आगे सामंत और कृषक दासों के बीच हो रहा है, उसके आगे बुर्जुआ और सरवारा के बीच उत्पादन के साधन पर से उसका नियंत्रण ना हटे, आगे भी उत्पादन के साधन पर व्यवस्था स्वतंत्र नहीं होती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी में अंतर है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स के विचारों में यथासंभव परिवर्तन एंटोनियो ग्राम्सी ने लाया है, जो इटालियन मार्क्सवादी है, और उसने बेसिक स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर की व्याख्या को भी बदल दिया है। लेकिन वहां हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी बहुत बाद में आया, मुसोलिनी के समय, और कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा दी वो पहले दी। तो इस प्रकार से हुआ इन चीज़ों की व्याख्या करता है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप इस पर नजर डालिए, लगभग इसकी थियरी हो ही गई। अब मार्क्सवाद का यूरोप पर क्या प्रभाव हुआ, मार्क्सवाद क्यों सफल नहीं रहा, इनकी चर्चा करते हुए 2 क्वेश्चन रखूंगा और तब यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तब साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ूंगा। कल कुछ समय इसमें और लगेगा, हमें कुछ समय 1 घंटे कम से कम इसमें लग जाएंगे, फिर हम साम्राज्यवाद के टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।